अमेरिका की स्पेशल इलेक्शन सीरीज मेरा वोट क्या बदलेगा के साथ मैं हूं आयशा तंजीम। हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से होते हुए आज मौजूद हैं ज़िला खैबर, जो कि पहले खैबर एजेंसी मानी जाती थी, उसके मकाम जमरूद पे। इन पहाड़ियों के पीछे अफ़गानिस्तान है, हम अफ़गानिस्तान की सरहद के बहुत पास हैं। यहाँ से जो वो खैबर पास है जिसके बारे में हम सब ने तारीख़ की किताबों में पढ़ा है, वो शुरू होता है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर KPK में सिक्योरिटी के मसाइल पर, क्योंकि 2014 के बाद पाकिस्तान का सबसे खूनी साल समझा जा रहा है। आदाद शुमार के मुताबिक 300 से ज़्यादा पाकिस्तान में हमले हुए हैं, जिसमें 23 के करीब खुदकुश हमले भी शामिल हैं। हम शुरू करते हैं, हमारे साथ मेहमान हैं मुश्ताक यूसुफजई, बहुत जाने माने सहाफ़ी हैं, पाकिस्तानी और अफ़गान तालिबान पर, मिलिटेंसी पर बहुत अथॉरिटी समझे जाते हैं। उनके साथ डॉक्टर हुसैन शहीद सोहरवर्दी मौजूद हैं, जो कि पेशावर यूनिवर्सिटी में फाटा स्टडी सेंटर को भी हेड कर रहे हैं और इंटरनेशनल रिलेशंस डिपार्टमेंट के भी चेयरमैन हैं। और मेरे तीसरे मेहमान हैं सलीम अब्बास कोलाची साहब, यहाँ पे DPO हैं खैबर ज़िले के, जो पहले खैबर एजेंसी होती थी, और यहाँ पे पुलिस की कैपेसिटी और पुलिस के मसाइल पर बातचीत करेंगे। शुरू में आपसे करना चाहूँगी मुश्ताक साहब, ये बताएं कि 2014 के बाद APS के अटैक के बाद बहुत मैसिव यहाँ सिक्योरिटी ऑपरेशंस हुए, ये पूरा इलाका क्लियर किया गया। हमें आपको सबको बैकग्राउंड ब्रीफिंग्स में बताया गया कि जी मीरान शाह भी अब महफूज है, सब कुछ महफूज है। फिर फाटा को जम कर दिया गया। तो सिक्योरिटी के मसाइल अब पहले से बेहतर हैं या ख़राब हो रहे हैं? असल में बैकग्राउंड का तो आपको पता है कि पाकिस्तान में और स्पेशली हमारे जो कबायली इलाके थे, काफ़ी मिलिट्री ऑपरेशन हुए थे। और सबसे मेरे ख्याल में जो इफ़ेक्टिव मिलिट्री ऑपरेशन था वो ज़रब अज़ब था, जो 2014 में शुमाली वज़ीरिस्तान में लॉन्च हुआ था। और असल में ये वही ऑपरेशन था कि जिसमें जितने भी यहाँ पे पारा मिलिटेंट्स थे, लोकल मिलिटेंट्स थे पाकिस्तानी, इन सब को मजबूर होकर अफ़गानिस्तान जाना पड़ा। और कुनर, नंगाहार, नूरिस्तान, पख्तिका, ये सारे वहाँ पे चले गए, छुप गए। और इसके बाद जो हमारी सरहद है अफ़गानिस्तान के साथ, हमने बाड़ लगाई, तो काफ़ी कठिन काम था, वो भी काफ़ी कैजुअल्टीज़ हुई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की। और उसके बाद काफ़ी अमन आ चुका था, क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी मिलिटेंट ग्रुप्स थे ये या तो रिपोर्ट हो चुके थे या अक्रॉस द बॉर्डर थे। 2021 में फिर तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो पाकिस्तानी तालिबान है, उनके साथ अमन मुज़ाकरात शुरू हुए। उसके नतीजे में काफ़ी जो TTP के लोग थे, यहाँ पे कैदी थे, उनको रिहा किया गया था और बहुत तवील अरसे तक सीज़फायर उन्होंने ऐलान किया था, तो काफ़ी अमन आ चुका था। लेकिन वो जो बातचीत थी TTP के साथ, तो उसका ज़्यादा फ़ायदा उनको पहुंचा। और फिर अभी ख़ुद यहाँ पे जो सिक्योरिटी इदारे हैं, उनकी रिपोर्ट्स है कि तकरीबन 6000 से लेकर 8000 तक TTP के फ़ाइटर्स वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुए। इसी दौरान जो लोग यहाँ पे आए, तो जो लोग रोपोश थे, अंडरग्राउंड थे, उन्होंने उनको मनज़म किया, ऑर्गेनाइज़ किया। फिर आपको पता है कि गवर्नमेंट चेंज हुई, PDM की गवर्नमेंट बनी, और ये जो मुज़ाकरात का सिलसिला ख़त्म हो गया, तो तालिबान को एक तरह से सदमा हुआ, ठेस पहुंचा, नाउम्मीद हो गए, क्योंकि उनको यकीन था कि अब हम पाकिस्तान जाने वाले हैं। क्या अफ़गानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट बनने से भी कोई फ़ायदा हुआ पाकिस्तानी तालिबान को? ये जो सिक्योरिटी के मसाइल बढ़े हैं, हमने देखा कि 15 अगस्त 2021 से पहले कुछ कम थे और उसके बाद कुछ बढ़े हैं। देखिए, बुनियादी तौर पर अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP, इनकी एसास एक ही है, नज़रियाती तौर पर तो ये एक ही हैं। तो जब अफ़गान तालिबान हुकूमत में आए, तो उनके पास कोई मॉरल ग्राउंड रह नहीं जाते कि वो TTP को अपोज़ करें या किसी तरीके से उनकी मुखालफत करें। तो उनका 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड, मतलब कुछ इस तरीके से मामला जो हैं उनके चल रहे हैं। जब उनकी आशीर्वाद उनको मिलनी है TTP को, तो लाज़मत है फिर उनके अमलियात यानी उनके ऑपरेशंस भी ज़्यादा हो जाएंगे। उनके ऑपरेशंस ख़ास तौर से अफ़गान तालिबान के आने के बाद जो है ज़्यादा हुए हैं पाकिस्तान में, और इसी वजह से भी आप देख रहे हैं कि दोनों हुकूमतों के दरमियान भी इस वक्त ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हुए हैं। वजह यही है कि हम ये समझते हैं जो दोहा पीस एग्रीमेंट हुआ था अमेरिका के साथ, उसमें कहीं पर पाकिस्तान का, ये अक्सर कहते हैं कि जी उसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन देखिए ना कि उसके अंदर तो अफ़गान तालिबान ने ये कमिट किया है कि हमारी ज़मीन अफ़गानिस्तान किसी सूरत में भी कोई दहशतगर्द तंजीम को पनपने नहीं देंगे, उसकी कमीनगाहें यहाँ पर नहीं होंगी और किस सूरत में हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। अब ये तो बिल्कुल खुलेआम उन्होंने उसकी मुखालफत कर दी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का जो बेस है वो अफ़गानिस्तान में इस वक्त मौजूद है।
اس بیس کی موجودگی کی وجہ سے وہ بھرپور طریقے سے یہاں پر جو ہے آپریشنز کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں نا کہ بلوچستان ہو گیا پورا اور خیبر پختونخوا دونوں کی بارڈرز ان سے ملتی ہیں. دونوں میں اس وقت زبردست قسم کا ایک انٹرسٹ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. پھر آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ وہ الیکشن کا وہ سحر نظر نہیں آ رہا ہے, الیکشن کا وہ لیکن جو خیر گہمی ہے الیکشن کا سحر آپ کو اس وقت پورے ملک میں نظر نہیں آ رہا. میں لاہور سے شروع ہوئی ہوں اور فیصل آباد اور اسلام آباد, تو لوگوں کو تو یقین ہی نہیں ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں. تو میں ذرا اس پہ واپس آتی ہوں. سلیم صاحب, آپ کو لیتے ہیں کہ سب سے زیادہ ان حملوں میں پولیس ٹارگٹ ہو رہی ہے, کیا وجہ ہے؟ پولیس کیوں نشانے پہ آ رہی ہے؟ اس کی جو بنیادی ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو گیجٹس وہ استعمال کر رہے تھے ٹیررسٹ, وہ ان کی کمی تھی. الحمدللہ چیلنجز کافی زیادہ تھے, تو ان چیلنجز کو پورا کرتے کرتے اس سال میں جو ہے ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ ابھی ہم ان کو پراپرلی ریٹیلیٹ بھی کر رہے ہیں, ان کی موومنٹس کو ڈیٹیکٹ بھی کر رہے ہیں, اور ان کے اٹیکس جو ہیں وہ ریپلس بھی کر رہے ہیں. اور کیونکہ پولیس ایک فرنٹ لائن فورس ہے, یو کین سی پولیس ایوری ویئر. آپ نے کوئی اور ڈپارٹمنٹ باہر ہو یا نہ ہو, پولیس نے ہمیشہ جو ہے وہ سینسٹیو جگہوں پہ بھی رہنا ہے اور باہر موجود بھی رہنا ہے. تو یہ وہ پولیس کو ٹارگٹ کر کے اٹیک کر رہے ہیں, یا وہ اپنے ٹارگٹ کی طرف جب جا رہے ہوتے ہیں تو پولیس انہیں راستے میں روکتی ہے اور اس لیے پولیس زیادہ ٹارگٹ ہو رہی ہے؟ نہیں, ڈیفینیٹلی پولیس ان کا ایک ٹارگٹ رہی ہے, کیونکہ ان کے کام میں جو حمل وہ کرتے ہیں کو حائل ہوتی ہے تو وہ ایک پولیس ڈپارٹمنٹ ہے. بہت زیادہ اس میں مطلب ڈیفینیٹلی اگر کوئی چیکنگ ہو رہی ہے تو وہ ایک رکاوٹ ہے ان کے لیے, یا ایک ان کی پولیس کی پریزنس ہی ان اٹ سیلف جو ہے وہ ایک ان کے لیے رکاوٹ ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈیفینیٹلی پولیس کو بہت زیادہ وہ ٹارگٹ کرتے ہیں. تو آپ لوگوں نے یہ حالات تو پہلے بھی دیکھے ہیں, آپ سب نے. اس وقت جو حالات ہیں کیا پہلے سے بہت زیادہ خراب ہیں, اتنے خراب ہیں کہ اس کا اثر الیکشن پہ پڑنا چاہیے, الیکشن کو پوسٹ پون کر دینا چاہیے, یا اس سے خراب حالات میں بھی پاکستان میں الیکشن ہوتے رہے ہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جن حالات میں اس وقت ہم رہ رہے ہیں نا, وہ کسی صورت میں بھی الیکشن کو انکریج نہیں کر رہے ہیں. الیکشن آئے دن خبریں آ رہی ہیں, 2 ریزولوشنز سینٹ میں پیش کی جا چکی ہیں کہ جی حالات ٹھیک نہیں ہے کہ الیکشن ہو. ایک دم سے الیکشن کا جو وہ اسپرٹ ہے وہ مارا جاتا ہے, نمبر 1. نمبر 2, سیاسی جو لیڈرز ہیں وہ خود بھی بیانات دے رہے ہیں کہ جی ماحول ٹھیک نہیں ہے. پاکستان میں نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے ٹھیک نہیں ہوئے, مگر سیکیورٹی کے حالات بھی بہت عرصے سے خراب ہیں. دیکھیں, میں تو اس کو سیکیورٹی سے ابھی اٹیچ کر ہی نہیں رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے کا ماحول بنا ہوا ہے, پھر ایک خاص پارٹی اس وقت ٹارگٹ میں ہے پاکستان میں, جو پارٹیاں الیکشنز میں بھرپور حصہ لے رہی ہیں وہ تمام کی تمام بھی ڈسکریج ہیں. وہ خود ان کی لیڈرشپ بتا رہی ہے کہ جی ان حالات میں سردیاں ہیں, گرمیاں ہیں, یہ ہوگا یہ ہوگا. سلیم صاحب, آپ کی طرف واپس آتے ہیں کہ آپ نے کیا واقعی اس وقت یہاں سیکیورٹی کے مسائل ماضی سے بہت زیادہ ہیں؟ یہ مانا کہ 2 پارٹیز کو اس وقت تھریٹ الرٹ ہے, لیکن ANP کو تو فار ایگزامپل 2008 میں بھی ان پہ حملے ہوئے, 13 میں بھی ہوئے, تو کچھ بواز نہ کرے ماضی سے؟ یہ بالکل بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ پاسبلٹی کو رول آؤٹ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اس الیکشنز میں جو ہے کوئی ٹیررزم انسیڈنٹ نہیں ہوگا, کیونکہ جنرلی جو سیکیورٹی سچویشن ہے, آپ نے 2023 میں بھی بہت زیادہ انسیڈنٹس ہوئے ٹیررزم کے, 2024 میں بھی ہوئے ہیں جب سے یہ سال سٹارٹ ہوا ہے. تو لیکن اگر ہم خیبر کی بات کریں تو خیبر کے اندر اس ٹائم پہ ایز سچ ہمیں کوئی کسی خاص پولیٹیکل پارٹی کو یا کسی خاص پولیٹیکل لیڈر کو کوئی تھریٹ ریسیو نہیں ہوا, جس کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ سیکیورٹی سچویشن الیکشنز کے لیے انفیوریبل ہے یا بہت زیادہ اس میں الیکشنز ہو نہیں سکتے. تو یہ جو 2-3 اٹیکس ہوئے ہیں, ایک کینڈیڈیٹ مارا گیا ہے, محسن داوڑ صاحب پہ اٹیک ہوا, پھر ایک وہ پتہ نہیں مولانا کے کارواں پہ ہوا یا ان کے آس پاس گولی چلی, یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا انڈیویجولز کی آپس کی لڑائی ہے, پولیٹیکل ورکرز کی لڑائی ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ بیسیکلی جب بھی الیکشنز کا ٹائم آتا ہے تو اس طرح کے انسیڈنٹس تو ہمیشہ رپورٹ ہوتے رہے ہیں. مطلب اب 2003 سے لے کر 2018 تک یا اس کے بعد کے جتنا بھی ٹائم ہے اس میں ہوتا رہا ہے. لیکن جنرلی اگر پرٹیکولرلی ہم کسی خاص ایریا کی بات کریں یا کسی جہاں پہ کہ کسی پولنگ اسٹیشن کو تھریٹ ہو یا الیکشنز کے اندر الیکشن والے ڈے پہ کوئی پارٹیکولر تھریٹ آ گیا ہو انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے یا کسی اور, وہ ایز سچ کوئی ویسا نہیں ہے. مشتاق صاحب, فاٹا کو ضم کیا گیا تھا, اب یہ خیبر پختونخوا کا حصہ ہے, کیا بدلا؟ کچھ بدلا؟ میرے خیال میں کافی امپرومنٹ آئی ہے, اور ابھی جو ہم ذکر کر رہے ہیں کہ حالات خراب ہیں, تو مجھے یاد ہے کہ 2013 میں اور 2018 میں اس سے کافی حالات خراب تھے, اور مطلب ڈیلی بیسس بھی حملے ہوتے تھے, اور اسپیشلی جب ہم مینشن کرتے ہیں ANP کو,
तो उनको तो बिल्कुल निकलने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा था। मेरे ख़्याल में इस वक्त काफ़ी बेहतरी आ चुकी है। और फ़र्क इतना है कि पहले जब ये खैबर का ऐसा नहीं था, खैबर पख्तूनख्वा का, तो बेशतर इलाके तालिबान के कब्ज़े में थे। मैं समझता हूँ कि इस वक्त वही सूरत हाल नहीं है। बाजवड़ से लेकर वज़ीरिस्तान तक कुछ छोटे मोटे वाक़यात ज़रूर होते हैं, क्योंकि 20 साल से ये मुसलसल लोग लड़ रहे हैं। इसके अलावा उनके फाकर्स यहाँ पे, उनके फाइटर्स यहाँ पे मौजूद हैं, सिंपथाइज़र्स हैं, लेकिन इस वक्त ऐसी सूरत हाल नहीं है कि कोई इलाका उनके कब्ज़े में है। तो मेरे ख़्याल में बेहतरी काफ़ी आई है, चूँकि वसाइल नहीं है। जो कमिटमेंट की गई थी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट के साथ, फेडरल गवर्नमेंट ने, बाकी प्रोविंसेस ने, वो फंड्स उन्होंने नहीं दिए, तो लोगों की शिकायत तो बहुत ज़्यादा है। नहीं, लेकिन पुलिस वहाँ पे ठीक काम करिए। सुना है कि जो खासादार थे उन्हीं को फिर पुलिस बना दिया गया, शायद वो उस तरह से ट्रेंड नहीं है जैसे रेगुलर पुलिस होती है। जी, चैलेंजेस ज़रूर हैं। एक्स लीवीज़ एंड खासादार फोर्स थी, वहाँ पर जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसके अंदर, या पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिस्टम था, वहाँ पर उनका रोल और उनका जो काम था वो डिफरेंट था। उनसे कुछ काम लिए जाते थे। जब पुलिस का सिस्टम है तो पुलिस के सिस्टम के अंदर एक पूरा प्रोसीजर है जिसके अंदर उनको वो फॉलो किया जाता है। हमारे पास चैलेंजेस इनकी बहुत ज़्यादा थे, इनके कैपेसिटी बिल्डिंग के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे, जिसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम रिजॉल्व कर रहे हैं। और हम डेली की बेसिस पे इसमें गवर्नमेंट की विल है, गवर्नमेंट की वजह से, और हमारे अपने जो डिपार्टमेंट है उसकी जो कोशिशें हैं इस मामले में, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है ये फोर्स इम्प्रूव करती जा रही है। इसमें हम न्यू रिक्रूट्स को जो है वो रिक्रूट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो इनकी कैपेसिटी के इश्यूज़ ऐसे ऐसे रिजॉल्व होते जा रहे हैं। और ये माशाल्लाह आई एम प्राउड टू से दैट कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देयर परफॉर्मेंस हैज़ इंक्रीज्ड अ लॉट। मतलब फ्रॉम लास्ट 1 ईयर आई एम विटनेसिंग दैट। चैलेंजेस ज़रूर है, कैपेसिटी के इशू ज़रूर है, रिसोर्सेज के इशू ज़रूर हैं। लेकिन आप कहते हैं बेहतरी आ रही है। यस, बेहतरी आ रही डॉक्टर है। सोहरवर्दी, ये हमने पहले भी देखा, 20 साल की जंग, उसके बाद तालिबान का आना, कि यहाँ पे जो है मिलिटेंसी थी, मिलिटेंट्स थे और उनकी सपोर्ट थी। अब फिर हम देख रहे हैं टीटीपी वापस आ रही है, जैसे मुश्ताक साहब ने बताया, उनके जो अंडरग्राउंड लोग थे उनको वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इलेक्शन का प्रोसेस, पॉलिटिकल प्रोसेस, फाटा का मेन स्ट्रीम में शामिल होना, क्या उससे इस पे कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए, ये चीज़ें तो सियासी जिसे कहते हैं डेवलपमेंट्स हैं, ये हर मुल्क में होती रहती हैं और ये चीज़ें सब जारी रहेंगी। सवाल ये पैदा होता है जो डिसग्रंटल्ड हैं लोग, जो जैसे कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो चाहते क्या हैं, उनकी कितनी डिमांड्स काबिल कबूल हैं हमें, कितनी नहीं है, कब तक वो दहशतगर्द तंजीम के तौर पर ही काम करते रहेंगे। इन तमाम सवालों के जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उनको यहाँ पर जो भी बड़ा वाक़या हो रहा होगा ना, जैसे कि फाटक का ज़म-अज़ला डिक्लेयर हो जाना, उसको जैसे मेन स्ट्रीम में ले आना, अब ये ऐसी चीज़ है जो कि बहुत बड़ा चेंज था। टीटीपी ने उसको एक्सप्लॉइट किया। पाकिस्तान में इलेक्शंस हो रहे हैं, वो डेफिनेटली इसको भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं, हो सकता है कुछ अमलियात भी खुदा न खास्ता अगर हो जाएं तो ये उसी डेफिनेशन में आएगा। वो इस वक्त भरपूर कोशिश में है कि यहाँ पर कोई भी कुछ कर रहे हों सियासी तौर पर और हम उसको जो है उसको तहबाला कर दें, तो उनके लिए तो ये अपॉर्चुनिटी है। हमारे लिए बहरहाल ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जैसे कि हमारे जो पुलिस ऑफिसर हैं उन्होंने भी बताया है, हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि इन तमाम एक डेवलप्ड पॉलिटिकल यूनिट, यानी एक मुल्क के तौर पर जब आ जाता है, वो इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखता कि फिर किसने धमकी दी है, किसने नहीं दी है। वो कहते हैं हर डिपार्टमेंट अपनी जगह काम करता रहे और ये तो प्रोसेस है। इसीलिए हम कहते हैं कि सिविलाइज्ड नेशंस, जब कहते हैं ना हम अपने बारे में इस्तेमाल करते हैं, हम ये कहते हैं कि हम एक यूनिट की तरह हैं, मुल्क की तरह हैं, उसकी आवाम है, उसकी हुकूमत है, उसकी खुद मुख्तारी है। और इस किस्म के जो शरपसंद अनासर हैं, अगर वो कुछ भी करते रहें, उनको डील करना है, लेकिन अपनी इस प्रोसेस को नहीं रोकना। मुश्ताक साहब, आपने तो यहाँ पे सहाफ़त की है और बहुत जम के की है, आपको ज़्यादा पता होगा कि सुना था, अब आप इसको कंफर्म या डिनाई करें कि ऐसा कुछ है कि जब तालिबान आए और पाकिस्तान ने उनसे कहा कि जी टीटीपी को अब आप ज़रा काबू में करें, 20 साल हमने आपकी बड़े आपको बड़ा सपोर्ट प्रोवाइड किया है, तो टीटीपी और उनकी तरफ से कहा गया तालिबान को कि भाई अब आपने जिहाद किया था, अब हम भी जिहाद कर रहे हैं, अब हम भी इस एरिया में शरिया नाफिज करना चाहते हैं, तो हम आपको कैसे रोक सकते हैं? इस तरह की बातचीत कोई हुई थी इनकी आपस में? मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने बहुत कोशिशें की है और इनको समझाया भी था, फिर अफगान तालिबान ने इनको आपस में बिठाया भी, जिस तरह मैंने जिक्र किया 2021 में जब इनकी बातचीत हुई। लेकिन आपको पता है कि बड़ा सीरियस मसला है ये टीटीपी का और पाकिस्तान का। फिर अफगान तालिबान ने गारंटर बनने से इनकार किया, इनको बिठाया आपस में, और पाकिस्तान ने बहुत
ان کو سمجھایا, ان کے پاس آپشن ان کے پیش کیے, لیکن اس وقت جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں تقریباً 20,000 سے 25,000 کے قریب فائٹرز ہیں. دوسرا یہ کہ افغان طالبان کو اس وقت داعش کا بھی سامنا ہے, تو ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس کافی فائٹرز ہیں. یہ جو کنڈل میں بیٹھے ہیں, ننگاہار میں بیٹھے ہیں, خوست میں, پکتے میں, تو مختلف گروپس ہیں. تو لیکن یہ کہ ان کو مشکل ہے, اور افغان طالبان نہیں چاہتے کہ جو اس سے پہلے ان کی گورنمنٹ ختم ہوئی تھی اسامہ بن لادن کی وجہ سے, دوبارہ ان کی حکومت ختم ہو جائے. تو انہوں نے بہت کوششیں کی. جب چترال میں انہوں نے حملہ کیا پاکستانی طالبان نے, تو پر پاکستان نے یہ جو طورخم بارڈر ہے اس کو بند کیا اور کافی ٹف ٹائم دیا افغان طالبان کو. پھر افغان طالبان نے پاکستانی طالبان کو مجبور کیا اور ان کو واپس بلایا چترال سے. تو یہ جب پہنچے نورستان تو انہوں نے وہاں پہ ان کو اکٹھا کیا, چائے پلائی, کھانا کھلایا, دمبے ان کو کھلائے. پھر ان کو کہا کہ آپ اسلحہ رکھ دیں. ان سے اسلحہ لیا, گاڑی میں بٹھایا اور پولیس چرخی جیل میں بند کیا. ان کو 80 کے قریب ان کے فائٹرز تھے, تو کافی ہفتے تک وہاں پہ تھے, لیکن ان کے اوپر ان کو تشدد نہیں کی, ان کو سزا نہیں دی. علماء بیچتے ہیں اور ان کو تبلیغ کرتے ہیں کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں, ہمارا مسلم ملک ہے, ہمارے ہمسائے ہیں, ہم بہت سفر ہو گئے ہیں ملیٹنسی سے, تو آپ جو کہ امن آ چکے ہیں یہاں پہ, تو آپ پلیز کوشش کریں, ہماری مجبوریاں ہیں. لیکن اس طرح سے سختی نہیں ہے ٹی ٹی پی کے اوپر, کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ داعش میں مل جائیں گے. 20-25 ہزار فائٹرز اگر داعش میں مل گئے تو کیا ہوگا. ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ لوگ ان کے خلاف ہو جائے تو میرے خیال میں اس وقت پاکستانی طالبان اتنی کی تعداد ہیں کنڑ میں اور ننگاہار میں کہ وہ کافی ٹف ٹائم دے سکتے ہیں افغان طالبان کو. سلیم صاحب, آپ پولیس میں ہیں تو پتہ نہیں کتنا بول سکتے ہیں یا نہیں بول سکتے, لیکن یہ جو ملیٹنٹس کے ساتھ ریکنسیلیشن کی ایک کوشش ہوتی ہے پاکستان میں, بار بار ہوتی ہے اور شاید بار بار فیل ہوتی ہے, کیا آپ کو لگتا ہے اس سے بھی ملیٹنسی کو تھوڑا بڑھتی ہے وہ, کیونکہ ان کو سپیس مل جاتی ہے تھوڑا آرگنائز کرنے کی, ان کے اوپر کریک ڈاؤن کم ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ ایک گورنمنٹ کا ڈیسیژن تھا, تو ایز اے سول سرونٹ آئی کین ناٹ کمنٹ آن دیٹ. لیکن سر جو ہے ڈیفینیٹلی اس سے ایویڈنٹ ہے کہ مطلب آپ جو 2023 کی یا 2022 کے اندر جو وہ انسیڈنٹس آئے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس سے امپیکٹ تو پڑا ہے, انسیڈنٹس انکریز تو ہوئے ہیں. اور آپ اس پہ بھی اگر بولیں کہ کیوں پھر گورنمنٹ بار بار, اور یہ جانتے ہوئے کہ آپ پولیس میں ہیں اور میں شاید آپ کی نوکری داؤ پر لگا رہی ہوں, کیوں آپ کو لگتا ہے کہ بار بار گورنمنٹ جاتی ہے ان سے ریکنسیلیشن کرنے, اور کیا اس میں پولیس کا موقف لیا جاتا ہے جب اس طرح کی کوششیں ہوتی ہیں؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی جو ہائر لیول ہیں وہاں پہ ڈیفینیٹلی پولیس کا موقف لیا جاتا ہوگا. جو جس ٹیکٹیکل لیول پہ یا جس آپریشنل لیول پہ میں بیٹھا ہوں ڈیفینیٹلی وہاں سے تو ہمارا ان پٹ اس لیول پہ نہیں لیا جاتا. ڈسٹرکٹ کے فیز میں تو ٹھیک ہے, لیکن ڈیفینیٹلی جب پالیسی کی بات آتی ہے تو پالیسی کے اندر پولیس ایک میجر اسٹیک ہولڈر ہے, ڈیفینیٹلی ان کا جو ہے وہ اوپینین لیا جاتا ہوگا, اینڈ آئی ایم شیور فار دیٹ. کیوں مشتاق صاحب, ڈاکٹر صاحب, کیوں گورنمنٹ بار بار ان سے بات چیت کرتی ہے جبکہ اتنی دفعہ معاہدے ہوئے, ٹوٹے, فیل ہوئے؟ اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے پاس جتنے آپشن تھے انہوں نے استعمال کیا, جتنا بڑا اسلحہ تھا. میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو F-16 ہے ہمارے پاس, میرے خیال میں جو میری معلومات ہے انہوں نے آج تک پاکستان سے باہر بمباری نہیں کی. ان کو ہم نے استعمال کیا وزیرستان میں, شمالی اور نارتھ جنوبی میں, باجوڑ میں اور محمد میں اور ورغزئی میں, کرم میں, ہر جگہ, ملکن میں, سوات میں. اس کے بعد بھی یہ معاملہ حل نہیں ہوا, ختم نہیں ہوا. مطلب کتنی ہماری کیجولٹیز ہوئی ہے. یعنی جب سے میں نے صحافت شروع کی تو میں مسلسل اس جنگ میں ہوں, میں جنگ کو رپورٹ کر رہا ہوں. تقریباً 24 سال مجھے ہو گئے, اور سب لوگ جو ہے اس ماحول میں ہے کہ پتہ نہیں کچھ ہونے والا ہے. تو میرے خیال میں مختلف آپشن کو استعمال کرنا چاہیے. اس وقت بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جو لوگ پاکستان آنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ پیسفلی رہیں, فیملی کے ساتھ رہیں, لیکن اس طرح جو معاہدے ہوئے ہیں اس طرح نہ ہو. 2021 میں جو سلسلہ شروع ہوتا وہ نہ ہو, جو غلطی ہم نے کی تھی کہ ان کو بس الاؤ کیا کہ آپ پاکستان کے اندر آ جائیں. تو میرے خیال میں یہ ملٹری آپریشن ہوئے, ڈسپلیسمنٹ ہوئی, کافی کیجولٹیز ہوئی ہے, اب بھی ہو رہی ہے, اب بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا. تو میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کوئی دوسرا راستہ ہو بات چیت کا, لیکن میننگ فل ڈائلاگ کا, میننگ فل ڈائلاگ, اور ایک باٹم لائن ہو کہ جی کانسٹیٹیوشن, پاکستان کے کانسٹیٹیوشن پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. وہ تو پورا علاقہ مانگ رہے تھے نا, وہ تو کہہ رہے تھے ہمیں دے دو, ہم اس کو چند انڈیویجول کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہیے کہ فلاں ملا جائے گا, فلاں لیڈر جائے گا. یہ اسٹیٹ کا مسئلہ ہے اور اسٹیٹ کو اون کرنا چاہیے. یہ جو بات چیت ہے نا, یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے, تو اس کو چند لوگوں کے حوالے نہیں کرنا چاہیے. پھر وہ بلیک میلنگ کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو, حکومت کو بلیک میل کرتے ہیں.
तो पाकिस्तान एक स्टेट है, स्टेट को ऑन करना चाहिए बातचीत का। कुछ आप इसमें देखिए, इसमें सबसे अहम बात ये है कि बार बार ये निगोशिएट करना दहशतगर्द के साथ, ये बार बार का मामला नहीं है, उससे नॉन सीरियस उनको हमारा एक एटीट्यूड नज़र आता है। जैसे मुश्ताक ने कहा ना कि एक रियासत के तौर पर अगर हम रह रहे हैं तो रियासत बिल्कुल एक इस तरीके से एक्ट करती है कि वो ज़बरदस्त किस्म का एक्शन लेती है, कभी कभी उसे रहम आ जाता है तो वो फिर वो बात भी कर लेती है। तो आप देखें, दोहा पीस एक गार्ड जो है तालिबान यानी कि एक नॉन स्टेट एक्टर और अमेरिका के दरमियान हुआ है। तो इसी तरीके से, लेकिन इससे पहले हमें अपना भरपूर जोर जो है दिखा देना चाहिए था। बार बार हाफ हार्टेड जिसे कहते हैं एक एफर्ट करना, ये बहुत गलत है। दूसरी बात, जो इससे पहले जो बात हो रही थी ना यहाँ पर, देखिए इस वक्त अफ़गानिस्तान में दाइश पूरी कोशिश में है कि अपने कदम जमा ले। दुनिया की वाहिद इंसानी तारीख़ की वाहिद इतनी अमीर दहशतगर्द तंजीम दाइश ही सामने आ रही है, जो 800 से 1000 डॉलर तो अपने प्यादे को देते हैं। तो जिस तरह से मुश्ताक ने कहा ना कि वहाँ पर जो ये जो फाइटर्स थे लड़ रहे थे और एकदम से वो बेरोजगार हो गए, मतलब रेट बढ़ गया उनका। एक ज़माने में वो 400 डॉलर देते थे, आप कह रहे हैं 800। जी बिल्कुल। तो वो अब लाजमत है, जो वो बेरोजगार हो गए उनको तो कहीं ना कहीं रोजगार तो चाहिए ना। तो ये बड़े अच्छे तरीके से उधर रिक्रूट किए जा सकते हैं, और वही दाइश इस वक्त भरपूर तरीके से तालिबान से लड़ने को भी तैयार है। तो इस तरह से मामला जो है और ज़्यादा गंभीर हो जाएंगे। यही वजह है कि तालिबान जो है वो टीटीपी को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी तक वो भरपूर तरीके से जो हम चाहते हैं कि उनका हाथ उनसे उठ जाए, वो नहीं कर। अच्छा सलीम साहब, एक और इशू की तरफ आती हूँ। जब यहाँ से अमरीकी और नेटो अफवाज गई तो बहुत सारा असलहा इस खित्ते में छोड़ के गई, और पहले तो रशियन असलहा था, वो पुराना हो गया था। फिर उसके बाद मैंने खुद देखा, जब मैं अफ़गानिस्तान में रिपोर्टिंग कर रही थी, पहले आपको AK-47 ज़्यादा नज़र आती थी, उसके बाद काबुल में हर तालिब के पास M4s और वो अमरीकी स्टाइल के। तो आप लोगों ने एज पुलिस नोटिस किया, क्या फ़र्क देखा? बिल्कुल, आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है। जब ये इनखला हुआ और उसके बाद जो वेपनरी थी वो थोड़ी सी जो है वो स्मगल भी हुई और ट्रांसफ़र भी हुई, और जो दहशतगर्द थे विद इन द पाकिस्तान जो असला इस्तेमाल कर रहे थे, उसमें भी चेंज आया। दे स्टार्टेड यूजिंग मॉडर्न गैजेट्स, जिसको कूप अप करने के लिए फिर गवर्नमेंट ने जो है वो बहुत ज़्यादा पुलिस की सपोर्ट की। अभी हमारे पास जो है वो बहुत अच्छी मॉडर्न गैजेट्स हैं, जिसकी वजह से पुलिस और सारी फ्रंटियर कोर, पाकिस्तान आर्मी, काफ़ी सारे अटैक्स जो हैं वो हम रिपल्स कर चुके हैं इस मॉडर्न गैजेट्स की वजह से। क्योंकि दे स्टार्टेड यूजिंग मॉडर्न गैजेट्स, शुरू में इससे कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा हुई, तो फिर पुलिस की डेवलपमेंट भी स्टार्ट हुई, कैपेसिटी बिल्डिंग भी, रिसोर्सेज भी उस लिहाज से आए। तो अभी हमारे पास भी उस तरह के मॉडर्न गैजेट्स अवेलेबल हैं और हम उनका यूज़ भी कर रहे हैं। मतलब अब आप लोग उस लेवल पे आ गए हैं जिस लेवल पे, मतलब सुना था कि टेररिस्ट अटैक्स में थर्मल नाइट विजन गॉगल्स भी यूज़ हो रही हैं, थर्मल स्कोप्स वाली गन्स भी यूज़ हो रही हैं। अब आपके पास उसी लेवल के वेपन्स हैं? वी आर अल्हम्दुलिल्लाह वन स्टेप अप नाउ। तो अब जो है वो इलेक्शंस होने वाले हैं, नई हुकूमत आने वाली है, किसी पार्टी के मैनिफेस्टो में सिक्योरिटी के मसाइल का जिक्र और कोई हल आपको नज़र आ रहा है मुश्ताक साहब? किसी पार्टी ने कोई एजेंडा दिया हो? मेरे ख्याल में सब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनका अपना अपना मैनिफेस्टो है, और सिक्योरिटी तो ओवरऑल सबका मसला है। लेकिन वो बेचारे भी, आपको पता है कि कंप्रोमाइज़ पोजीशन में है जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि इलेक्शन कैंपेन है, लेकिन किसी भी बड़ी पार्टी ने कोई बड़ा जलसा मुनक़िद नहीं किया। एक तो ये कि उनकी पोजीशन इतनी नहीं है, लोग बिल्कुल थक चुके हैं, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो कोई भी पार्टी इस हालत में नहीं है कि वो बड़ा क्राउड निकाले। डॉक्टर सोहरवर्दी, क्या सजेशंस हैं आने वाली गवर्नमेंट के लिए कि सिक्योरिटी के लिए क्या किया जाए? सबसे पहले तो ये है कि ये एक अंडरस्टूड हकीकत है कि सारी दुनिया में एक महंगाई का सर्ज उठा है। तो ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं है। तो पहले तो इस चीज़ को हमारी आवाम को समझना पड़ेगा। हमारी आवाम जो बैनुल-अक़वामी जो महंगाई शुरू हुई है उसको बहुत ज़्यादा पर्सनल ले बैठे हैं कि जी पाकिस्तान में ही ऐसा हो रहा है। नंबर एक तो बात ये। नंबर दो ये कि आप देखिए ना, कोई पार्टी का नाम लेना जिन्होंने पिछले 2 सालों में हुकूमत नहीं की है। तहरीक-ए-इंसाफ आखिरी दिनों तक वो बिल्कुल नाकाम हो गई थी महंगाई को संभालने में। फिर उसके बाद PDM की हुकूमत आई, आप देखिए तमाम पार्टियाँ उसमें नुमाइंदा थीं बड़ी बड़ी, और वो भी महंगाई को ना कंट्रोल कर सकीं। अब जबकि ये जो केयर टेकर सेटअप चल रहा है वो इतना लंबा हो गया है कि लोगों को उससे भी मायूसी हो गई है। तो ये वजह है कि जनरली हमें जो है इलेक्शन में वो गहमा गहमी नज़र नहीं आती। नंबर एक। नंबर दो बात, उनके लिए सबसे अहम जो
दर्द सर होगा आइंदा आने वाली हुकूमत का वो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं और इकनॉमिक्स को फोकस करना, किस तरीके से पाकिस्तान की इक़्तिसाद को जो है एक दफ़ा फिर अपने पाँव पर खड़ा किया जाए, एक्सपोर्ट बढ़ाई जाए, इंपोर्ट को कम किया जाए। सलीम साहब, आपने ग्राउंड पे कभी देखा है कोई एनेक्डोटल, ज़ाहिर है साइंटिफिक तो नहीं मगर एनेक्डोटली, कि जब महंगाई बढ़ती है तो क्या मिलिटेंसी पे उसका असर होता है? कभी आपको नज़र आया है या आपका ख्याल है दोनों में कोई ताल्लुक नहीं है? क्राइम का और इन्फ्लेशन का कोरिलेशन तो ओके। है। जब भी आप इन्फ्लेशन होती है तो क्राइम डेफिनेटली वो इंक्रीज़ होता है और डेफिनेटली मिलिटेंसी पे उसका ज़रूर थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। उसकी वजह अगर आप मिलिटेंसी की यहाँ पे ट्राइबल एरियाज़ में बात करें तो जिस तरह नारकोटिक्स हैं, नारकोटिक्स के साथ इनका अभी बड़ा क्लोज जो है वो नेक्सस बन चुका है, जिसकी एक बेसिक वजह जब उसको डिग आउट किया जाता है तो दैट इज़ द लैक ऑफ द फंड्स। क्यों नारकोटिक्स इज़ एन ईजी मनी, तो फंड रेजिंग इज़ वेरी ईजी व्हेन यू आर इनटू द नारकोटिक्स। तो पहले ये ट्रेंड नहीं था, पहले ये ट्रेंड बहुत कम था। एज फार एज नारकोटिक्स एंड मिलिटेंसी जो है ये दोनों अलग-अलग चीज़ें थी। बट यहाँ पे हमारे पास कुछ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं जिसमें हम ये कह सकते हैं कि नारकोटिक्स के साथ और इनके साथ इन्होंने अभी अपनी फंड रेजिंग। अच्छा, किडनैपिंग्स फॉर रैंसम बढ़ती जा रही हैं। एक ज़माने में जब बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थे टीटीपी, और तो वो होता था कि एक नोट आता था उनकी तरफ से, फैमिलीज़ को थ्रेटन किया जाता था कि पैसे नहीं दोगे तो हमला कर देंगे, उठा लेंगे, और अब सुना है वो दोबारा शुरू हो गया है। क्या वजह है? ये इंसिडेंट स्टार्ट हुए थे एंड ऑफ 2022 और स्टार्ट ऑफ 2023, लेकिन इसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने, आर्मी ने, फ्रंटियर कोर ने, सीटीडी ने बहुत अच्छा काम किया। काफ़ी सारे ग्रुप्स जो है वो ट्रेस आउट हुए और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अभी एक्सटॉर्शन या किडनैपिंग फॉर रैंसम के जो केसेस हैं वो ऐसा डिक्लाइन पे हैं। ज़्यादातर जो इन एरियाज़ में किडनैपिंग फॉर रैंसम के केसेस हैं वो ज़्यादातर मिलिटेंसी से रिलेटेड भी नहीं होते। अच्छा। ऑल्दो जो है वो उस तरह की न्यूज़ एक वो आ जाती है, लेकिन ज़्यादातर केसेस मिलिटेंसी से रिलेटेड नहीं तालिबान है। का नाम चलता है जी, वो चलता है, वो लेकिन ये है कि थ्रेट ज़्यादातर पे उनका नाम लिख दिया और जी, पैसे किसी और जी, ने कमा लिए, और कमाए। लोग अपने पर्सनल स्कोर्स भी उसमें सेटल कर रहे हैं। किसी ने किसी का पैसा देना है तो उसने वो बंदा उठा लिया है, फिर तंजीम से थोड़ी मदद ले ली गई है, तंजीम की सपोर्ट नहीं भी है तो फिर भी तंजीम का नाम चल रहा है। मुश्ताक साहब, एपीएस का जो वाक़या था वो पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत बड़ा वाक़या था, और कम लोग ये जानते हैं कि आपके 2 बेटे भी उस वक्त एपीएस में मौजूद थे, और आप जो हैं वो उनकी फ़िक्र भी कर रहे थे और साथ साथ रिपोर्टिंग भी कर रहे थे, जो कि एक बहुत दिल गुर्दे का काम है। उसके बाद हमारी एजेंसियों ने और हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट ने क्या सीखा जो हम आगे, अब हम आगे की बात करते हैं ना, जो हम आगे यूज़ कर सकते हैं और जो यूज़ कर रहे हैं? मेरे ख्याल में काफ़ी असर पड़ा था उसके बाद, क्योंकि आपके इल्म में है कि उसके बाद ज़रब अज़ब ऑपरेशन लॉन्च हुआ, और जितनी मैंने मिलिट्री ऑपरेशन कवर किए, मैं अक्सर कहता हूँ कि सबसे जो इफ़ेक्टिव मिलिट्री ऑपरेशन था वो ज़रब अज़ब था, और काफ़ी इनको नुकसान उठाना पाकिस्तानी तालिबान को। लेकिन उसके बाद APS के बाद आपको पता है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर सिंपैथाइज़र थे, लोग समझते थे कि इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, जिहाद के लिए लड़ रहे हैं। तो मिलिटेंट तंजीमों का और जिहादी तंजीमों का काफ़ी जो इमेज था ख़राब हो गया उसके बाद, और अगरचे फिर अफ़गान तालिबान ने, अलकायदा ने, सब ने उसको कंडेम किया था, लेकिन काफ़ी कैजुअल्टीज़ हुई थी। और उसके बाद बच्चे और बच्चों की बच्चों के casualty? पहली बार मरतबा इस तरह हुआ था ना, तो उसके बाद काफ़ी असर पड़ा था, और मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक संजीदगी थी। लेकिन वो जो सक्सेस हमें मिली थी, जो अचीवमेंट्स हमें मिली थी, उसके बाद हर फ्रंट पे हमने मेंटेन नहीं किया एज ए स्टेट गवर्नमेंट, जितने भी इदारे थे। फिर हमने वो सुस्ती दिखाई बॉर्डर का, आपको पता है कि बॉर्डर पे हमने वो सीरीज नहीं शो की। तो जो अचीवमेंट्स हमें मिली थी, जो कुर्बानी हमने आवाम ने दी थी, लैंड एनफोर्समेंट एजेंसीज ने दी थी, ये आप देखें कि लोगों ने अपने घर खाली किए, लोग कैंपों में रहे गर्मी में, सर्दी में, ताकि जो फोर्सेस है वो वहाँ पे सफाया करे मिलिटेंट्स का। काफ़ी कैजुअल्टीज़ हुई है, नुकसान हुए हैं, लेकिन उसके बाद जो अचीवमेंट्स हमें मिली थी हमने मेंटेन नहीं किया, उस संजीदगी हमें नज़र नहीं आई। सलीम साहब, क्यों हम मेंटेन नहीं कर पाए जो अचीवमेंट्स हमें मिली थी? क्या हमारी कैपेसिटी के इश्यूज़ हैं या पॉलिटिकल विल नहीं है? देखें, कैपेसिटी के जो हम पहले बात की है हमने, कैपेसिटी के इश्यूज थे, चैलेंजेस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा थे। अगर मर्ज्ड एरियाज़ की बात की जाए, पुलिसिंग का सिस्टम न्यू पुलिसिंग सिस्टम था, फोर्स जो है एक्सलेविज खासादार थी, आपके पास रिसोर्सेज उतने ज़्यादा नहीं थे। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर मैं लास्ट 2023 की बात करूं तो उसमें सारा मॉडर्न गैजेट्स का आना
اور ہمارے پاس یہاں پہ اسپیشلائز یونٹس جو ہیں وہ بن چکے ہیں، جس میں CTD ہے، FRB ہے، اسپیشل برانچ ہے، جو ہم نے اسی فورس سے جو ہے وہ اوور دی پیریڈ آف ٹائم ڈیولپ کیے ہیں۔ آخری سوال، دیکھیں آرمی کا کام ہوتا ہے آپریشن کر کے ایریا کلیئر کرنا، اس کے بعد اس ایریا کو مینٹین رکھنا پولیس کا کام ہے، تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس علاقے کی پولیس میں وہ کیپیسٹی موجود ہے کہ وہ سسٹینیبل طریقے سے لانگ ٹرم امن و امان کو مینٹین کر سکے؟ انشاءاللہ اوور دی پیریڈ آف ٹائم ہم ایسا جس طرح میں نے آپ کو بتایا کیپیسٹی انکریز بھی ہو رہی ہے، ریسورسز بھی آتے جا رہے ہیں، اور اوور دی پیریڈ آف ٹائم وی آر ہولڈنگ دا گراؤنڈ۔ ابھی ہمارے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ میں ایز اے ڈسٹرکٹ پولیس افسر یہ کہہ سکوں کہ میں اس جگہ یا اس جگہ پہ پولیس نہیں جا سکتی، یا ہم اس گراؤنڈ کو ہولڈ نہیں کر سکتے۔ چلیے امید کہ اسی پیغام کے ساتھ کہ ناٹ اونلی آر یو ہولڈنگ دا گراؤنڈ، مگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لانگ ٹرم اس کو مینٹین کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں سیکیورٹی کے مسائل پر ہم بات چیت کر رہے تھے۔ VOA کی اسپیشل الیکشن سیریز دیکھتے رہیے گا۔ آج کے پروگرام میں عائشہ تنظیم کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔